हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। तो आज हम करने वाले हैं सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीडीपी का पार्ट, जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं और ये पेपर है 29 दिसंबर 2022 का। इससे पहले जो किया था वो 28 दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर था। तो इस तरह से हम एक एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए, चित्र बनाने के लिए पेन पकड़ना। ऑप्शन बी, कागज को आड़ा टेढ़ा तरीके से काटना। ऑप्शन सी, धागे में माला पिरोना। ऑप्शन डी, खंबे की तरह फुटबॉल को लात से धकेलना। तो इसमें पूछा है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण कौन सा है। तो क्या होता है, स्थूल गत्यात्मक कौशल वे क्रियाएं हैं जिसमें बालक पूरे शरीर के जरिए कार्य करता है जो बड़ी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि घुटने के बल चलना, दौड़ना, कूदना। ये सभी क्रियाएं जो हैं वो स्थूल गामक कौशल के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, खंबे की तरह फुटबॉल को लात से धकेलना, क्योंकि इसमें बच्चा जो है वो पूरी बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है। और जो यहाँ पे दिया है पेन पकड़ना, कागज को काटना, धागे में माला पिरोना, जो बारीक कार्य होते हैं और जिसमें उंगलियों का प्रयोग किया जाता है, वो आते हैं आपके सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत। इसमें आते हैं सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों का विकास किस से किस की ओर बढ़ता है? ऑप्शन ए, केंद्र से बाह्य की ओर। ऑप्शन बी, पैर से सिर की ओर। ऑप्शन सी, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन डी, जटिल से सरल की ओर। तो बच्चों का जो विकास होता है वो होता है केंद्र से बाह्य की ओर बढ़ता है, जो कि रीढ़ की हड्डी से स्टार्ट होता है और बाहरी अंगों की तरफ होता है। तो जो केंद्र से बाह्य की ओर सिद्धांत है, इसको हम लोग अधोगामी सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? अधोगामी सिद्धांत, इस नाम से भी जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, बच्चे का सामाजिकरण सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है। बिल्कुल सही दिया है अभिकथन, क्योंकि बच्चे का जो सामाजिकरण होता है वो सबसे पहले परिवार में उसके माता पिता के द्वारा होता है। इसका कारण है आर, परिवार बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है। बिल्कुल सही है कारण भी, क्योंकि परिवार जो है वो बच्चे के सामाजिकरण का सबसे पहला कारक होता है और उसी परिवार और उसी में आते हैं माता पिता। तो इस यहाँ पे इसमें क्या करना है, सही विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी दिया है, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अभिकथन भी सही दिया है और उसका कारण भी सही दिया है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? ऑप्शन ए, संरक्षण। ऑप्शन बी, अनुक्रमता। ऑप्शन सी, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। ऑप्शन डी, तार्किक अनुप्रयोग। तो यहाँ पे बात की गई है 3 से 6 वर्ष के आयु वाले बच्चे की। तो इसमें जीन पियाजे की दूसरी अवस्था आ रही है, वो कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। इसका मतलब है बच्चा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चे में सांकेतिक खेल, प्रतीकात्मक खेल या संकेतों के द्वारा वस्तुओं को पहचानना, ये गुण आते हैं। तो ये गुण आते हैं, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं?
ऑप्शन ए संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें पूछा है कि जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था हैं उसमें अधिकांश जो बच्चे होते हैं वो किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना जो होता है वो शुरू कर देता है, जो कि गणित से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं और ये प्रक्रिया आती हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत, जिसकी एज होती है 7 से 12 वर्ष। 7 से 12 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसका प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था? ऑप्शन ए पाड़, ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन सी स्कीमा, ऑप्शन डी समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर स्कीमा, क्योंकि स्कीमा का प्रयोग जो है वो पियाजे के द्वारा मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था और स्कीमा में पूर्व ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रजनी अपने दोस्तों के कार्य को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पर है? तो यहाँ पे पूछा है, बताया गया है कि रजनी जो है वो अपने दोस्तों को जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। जैसे को तैसा मतलब है जो जैसा करे उसके साथ वैसा होना चाहिए, ये रजनी की मानसिकता है। जैसा कि वो सोचती है कि अगर मेरे दोस्त ने मुझे मारा है तो मैं भी उसे मारूंगी, या फिर मेरे दोस्त ने मेरी कॉपी चोरी की है तो मैं भी उसकी कॉपी को चोरी कर लूं। तो ये है रजनी की मानसिकता। तो वही पूछा यहाँ पे कि वर्तमान में जो रजनी है वो नैतिक विकास के किस स्तर पर है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, पूर्व परंपरागत। ये तो यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग की ये फर्स्ट स्टेज बताई गई है, जिसकी एज होती है 3 से 7 वर्ष। 3 से 7 वर्ष। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह पाठ प्रदान कर सकते हैं? पाठ का मतलब होता है बच्चों को हिंट देना या सहारा देना, ये होता है पाठ। तो किस प्रकार कर सकते हैं? इसमें ऑप्शन दिया है, उनमें असफलता का भय पैदा करके, ऑप्शन बी उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, ऑप्शन सी है प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, ऑप्शन डी है उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित करके। तो इसमें बोला है कि बच्चा जो है वो प्रश्न हल कर रहा है और टीचर को पाठ प्रदान करना है। तो पाठ का मतलब वही है कि हिंट देना या उसकी थोड़ी सी सहायता करना। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, क्योंकि इसमें टीचर जो है वो बच्चों को आधा समाधान प्रस्तुत करेगा, बाकी आगे का कार्य बच्चा खुद कर सकता है। यही पाठ प्रदान करने का सही तरीका है, ना कि बच्चों में असफलता का भय पैदा कर सकते हैं और ना ही उनमें विकर्षण जोड़कर, उनकी प्रश्नों में विकर्षण जोड़कर उनकी मदद कर सकते हैं, और ना ही उनके विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति को करने के लिए उनको निरुत्साहित कर सकते हैं। ये भी गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिदिन विचार का सही युग्म चुनिए। ऑप्शन ए है लेव वायगोस्की सांस्कृतिक उपकरण, बिल्कुल सही है, क्योंकि लेव वायगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी दिया है हार्वर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत। और जीन पियाजे जो है, जीन पियाजे का पाठ यहाँ पे दिया है तो ये गलत है, क्योंकि जीन पियाजे ने पाठ नहीं दिया था, पाठ दिया था वायगोस्की ने। वायगोस्की। फिर ऑप्शन डी दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता, ये भी गलत है, क्योंकि लॉरेंस कोहलबर्ग ने संवेगात्मक परिपक्वता का नहीं बल्कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। नैतिक विकास का सिद्धांत।
सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण का सिद्धांत दिया था। बाकी ये तीनों आपके गलत हैं। तो जिसमें कि बता दिया है कि हार्वर्ड गार्नर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, और जीन पियाजे ने नहीं, बल्कि पाठ जो है वो वाइगोत्स्की ने दिया था, और लॉरेंस कोहलबर्ग ने संवेगात्मक प्रवृत्ति का नहीं, बल्कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है? ऑप्शन ए ज्ञान सृजन की चाह, ऑप्शन बी विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, ऑप्शन सी सामाजिक संदर्भों से अलगाव, ऑप्शन डी विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। तो एक प्रगतिशील कक्षा जो है यहाँ पे पूछा गया है वो किसे समुन्नत करती है। प्रगतिशील कक्षा क्या होती है? जिसमें अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे करके सीखते हैं और ज्ञान का निर्माण करते हैं, वो कहलाती है प्रगतिशील कक्षा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ज्ञान सृजन की चाह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। किसमें निपुण है? नृत्य और योग कला में। हार्वर्ड गार्नर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? ऑप्शन ए अंतःवैयक्तिक, ऑप्शन बी अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन सी शारीरिक गति संवेदी, ऑप्शन डी संगीतात्मक। तो यहाँ पे बताया गया है कि मधुलिका जो है वो नृत्य करती है, योग करती है। तो जब वो नृत्य करेगी तो उसमें उसके शरीर का इस्तेमाल होगा और उसकी शारीरिक गति का भी इस्तेमाल होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, शारीरिक गति संबंधी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के अवसर दे रहा है या सीधे प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए जेंडर सशक्तिकरण, ऑप्शन बी जेंडर पक्षपात, ऑप्शन बी जेंडर समानता, ऑप्शन सी जेंडर पक्षपात, ऑप्शन डी जेंडर समतुल्यता। तो यहाँ पे बताया कि जो एक शिक्षक है वो सिर्फ और सिर्फ लड़कों को ही अवसर दे रहा है और लड़कियों को मौका नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, जेंडर पक्षपात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? ऑप्शन ए केवल आनुवंशिकता का, ऑप्शन बी केवल पर्यावरण का, ऑप्शन सी आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों का, ऑप्शन डी ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों का। क्योंकि अधिगम दर में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का परिणाम होती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन ए आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए। मानकीकृत परीक्षणों द्वारा आकलन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सभी बच्चों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि रचनात्मक आकलन जो होता है वो पाठ के बीच बीच में होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी है मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर करते हैं। निष्पादन तुलना सभी बच्चों की सामान्य नहीं हो सकती। निष्पादन का मतलब होता है परफॉर्मेंस, क्योंकि सभी बच्चे की परफॉर्मेंस एक जैसी नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। तो क्योंकि जब हम अधिगम के लिए आकलन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हमारा अधिगम जो है वो अच्छे से हो सके। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? ऑप्शन ए खुले अंत वाले वे प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हैं, ऑप्शन बी वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या ना में है, ऑप्शन सी एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, ऑप्शन डी वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण शामिल है। तो यहाँ पे पूछा है समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन वो होता है जिसमें बच्चे को सोचना पड़े, जिसमें एक से ज्यादा जवाब बन सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चा तर्क वितर्क कर सके, सोच सके। तो वो हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चा सोचता है, और वही होता है आपका खुले अंत वाले प्रश्न। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बटन इस क्वेश्चन पे। समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए मानकीकृत पाठ्यचर्या, ऑप्शन बी रूढ़िबद्धताओं को बढ़ावा, ऑप्शन सी अगम्य इमारती ढांचा, ऑप्शन डी विविधता को स्वीकृति। तो समावेशी शिक्षा वो शिक्षा है जिसमें सभी बच्चों को एक समान स्वीकारा जाए। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, विविधता को स्वीकृति।
ना कि मानकीकृत पाठचर्या होनी चाहिए, ना ही तो उसके बच्चों की रूढ़िबद्धता को बढ़ावा देना चाहिए, ना ही तो अगम इमारती ढांचाओं बनाना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, सुविधा वंचित समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। बिल्कुल सही दिया है ये यहाँ पे अभिकथन जो है, क्योंकि सुविधा से वंचित समूह से जो विद्यार्थी आते हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो होते हैं उससे बच्चों के बैकग्राउंड का पता चलता है। बिल्कुल सही है। उसका कारण आप जो दिया है यहाँ पे, पाठ्यचर्या की अभिकल्पना औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर अभिकल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि सभी बच्चे समान होते हैं, इसलिए सिर्फ एक प्रकार के बच्चे को ध्यान में रखकर अभिकल्पना नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो आपका अभिकथन है वो सही दिया है और कारण गलत दिया है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पठन वैकल्य किस प्रकार की विकलांगता है? पठन वैकल्य डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया से संबंधित है, जो कि एक अधिगम विशिष्ट विकलांगता है जिसमें बोलने, पढ़ने, लिखने और शब्दों का उच्चारण करने की क्षमता को प्रभावित करती है, और डिसलेक्सिया भी पढ़ने से संबंधित समस्या से संबंधित है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, अधिगम विशिष्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वलीनता विकार का विशिष्ट लक्षण है? ऑप्शन ए बाधित संप्रेषण, ऑप्शन बी दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह, ऑप्शन सी उच्च स्तरीय शब्द भंडार, ऑप्शन डी परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध। तो क्या होता है स्वलीनता विकार? स्वलीनता जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑटिज्म, जिसमें जो एक विकासात्मक विकार है जिसमें भाषा से संबंधित समस्याएं शामिल होती हैं, जिसमें बच्चा लोगों से बातचीत करने में असहज महसूस करता है और लोगों से दूरियां बनाने लगता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, बाधित संप्रेषण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सकती है? ऑप्शन ए श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, ऑप्शन बी मानकीकृत निर्देश देकर, ऑप्शन सी केवल सामान्य विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, ऑप्शन डी विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके। तो विभिन्न आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके बिल्कुल गलत है ये ऑप्शन। केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, ये भी बिल्कुल गलत है। मानकीकृत निर्देश, मानकीकृत निर्देश क्या होता है? जो पहले से सेट होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को किस रूप में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए संदर्भ से हटकर, ऑप्शन बी अप्रासंगिक, ऑप्शन सी बहुत ही अमूर्त, ऑप्शन डी संयोजित। तो क्या होता है यहाँ पे कि संदर्भ से हटकर पढ़ाना कोई काम का नहीं है बच्चों के लिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। अप्रासंगिक, अप्रासंगिक का मतलब होता है कि आप बच्चे के स्तर का नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। बहुत ही अमूर्त रूप से पढ़ाएंगे तो वो बच्चों को समझ में नहीं आएगा और ना ही उनकी संकल्पना में जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। इसमें सी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, संयोजित। क्योंकि अधिगम तब अधिक पूर्ण होता है जब विषय वस्तु को संयोजित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस समय इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। भ्रांतियां मतलब डाउट, बहुत सारे डाउट हैं, बहुत से डाउट हैं, जो कि अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? ऑप्शन ए सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए, ऑप्शन बी इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए, ऑप्शन डी नकारात्मक पुनर्वलन का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए। तो क्या यहाँ पे कि सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए? अस्वीकृत नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों के जो डाउट है उनको हमें स्वीकार करना चाहिए और जानना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया।
और दूसरा ऑप्शन है इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चों के अंदर जो डाउट है उसको समझना चाहिए, उनके तर्क को जानना चाहिए और उनको बताना चाहिए। विद्यार्थियों की सही जानकारी कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि रटने से, कंठस्थ करने का मतलब होता है रटाना, क्योंकि रटाने से क्या कोई भी डाउट है वो क्लियर होता है, नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नकारात्मक पुनर्वलन, नकारात्मक पुनर्वलन क्या होता है, जिसमें बच्चे को दंड दिया जाता है, पीटा जाता है या फिर बुरा भला कहा जाता है, वो होता है नकारात्मक पुनर्वलन। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों की किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए, पहला है विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता। बिल्कुल सही है, ये देखना चाहिए कि बच्चा रेडी है सीखने के लिए या नहीं, उसमें तत्परता होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे बच्चे के बैकग्राउंड का पता चलता है। बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियाँ। अधिगम शैलियाँ मतलब बच्चे को किस तरह से पढ़ना पसंद है, जैसे कि देखकर, बातें करके या फिर खेल के, ये भी सही है। तो इसमें आपका तीनों सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है। वह किस चीज को बढ़ावा देना चाहता है। पहला है वैज्ञानिक तर्क। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब वो रमेश जो है वो विज्ञान विषय को पढ़ा रहा है तो वैज्ञानिक तर्क जरूर देगा। दूसरा है तार्किक चिंतन, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है कंठस्थीकरण। कंठस्थीकरण मतलब रटाना, ये बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता। अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है दोहराना बच्चों से या फिर नकल करवाना, ये भी गलत है। तो इसमें पहला और दूसरा सही है। ये किस ऑप्शन में है आपका? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, केवल पहला और दूसरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है? कम महत्व देती है, ये पूछा है। तो पहला है व्याख्यान, दूसरा है पूछताछ, तीसरा है चर्चाएं, चौथा है अन्वेषण। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि जिसे बोलते हैं लेक्चर। तो क्या होता है, व्याख्यान विधि जो होती है वो सबसे सरल और सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है, क्योंकि इस विधि में टीचर जो है वो बोलता रहता है और बच्चा सुनता रहता है। जैसे कि इस विधि में बच्चा जो है वो एक्टिव नहीं होता है। बाकी ये पूछताछ, चर्चाएं, अन्वेषण, ये तीनों जो हैं वो विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देती हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। अभिकथन है आंतरिक प्रेरणा एक बच्चे को स्वेच्छा से अपनी आंतरिक खुशी के लिए काम करने को प्रेरित करती है। बिल्कुल सही है अभिकथन। कारण दिया है आर, शिक्षक को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के स्थान पर विद्यार्थियों को बाह्य रूप से प्रेरित करना चाहिए। बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों को बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से प्रेरित करना चाहिए। तो इसमें सही विकल्प चुनना है। तो इसमें भी आपका अभिकथन जब सही दिया है और कारक जो है वो गलत दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रभावशाली समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता है? ऑप्शन ए कार्यात्मक स्थिरता, ऑप्शन बी अपसारी चिंतन, ऑप्शन सी केंद्रित ध्यान, ऑप्शन डी सादृश्य मूलक चिंतन। तो यहाँ पे पूछा है कि समस्या समाधान में किसके बहिष्करण की आवश्यकता होती है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, कार्यात्मक स्थिरता। तो स्थिरता क्या होती है कि आपके अंदर जो काम करने की क्षमता है वो स्थिर हो गई है, मतलब आपके अंदर जो सृजनात्मकता है वो खत्म हो गई है। और समस्या समाधान में नए विचार आने चाहिए। कार्यात्मक स्थिरता तो एक विशेषता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है। वह योग्यता को स्थायी मानता है और मानता है कि योग्यता प्रयासों द्वारा प्रभावित नहीं होती है। यह विचार दशा किस स्थिति को जन्म दे सकती है? ऑप्शन ए अधिगम असहायता, ऑप्शन बी मस्तिष्क सुगठिता, ऑप्शन सी उच्च स्त्री स्वअस्मिता, ऑप्शन डी संबद्धता का भाव।
क्योंकि जब विद्यार्थी अपनी असफलता का कारण अपनी योग्यता की कमी को मानने लगता है और खुद के बारे में ऐसा सोचने लगता है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, अधिगम असहायता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अवधारणाओं को इस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए जो ऑप्शन ए विद्यार्थियों में सफलता के प्रति चिंता पैदा करे, ऑप्शन बी उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे, ऑप्शन सी उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करे, ऑप्शन डी केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करे। तो अवधारणा क्या होती है? अवधारणा जो है वो एक तार्किक आधार होती हैं और उसका निर्माण जो है वो प्रत्यक्ष ज्ञान तथा अनुभव के बल पर होता है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, उनके पूर्व ज्ञान और स्कीमा को क्रियाशील करे। ना ही तो बच्चों की सफलता के प्रति चिंता पैदा करना चाहिए, ना ही तो उन्हें अप्रासंगिक सूचनाओं के माध्यम से विकसित करना चाहिए, और ना ही केवल उच्चतर अधिगम योग्यता वाले विद्यार्थियों की मदद करें, ये भी गलत है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। घोषणात्मक ज्ञान क्या है? किसी घटना के घटित होने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी युक्तियों के प्रयोग के बारे में समझ की व्याख्या करता है। ऑप्शन सी मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है। ऑप्शन डी की समस्या समाधान प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं है। तो घोषणात्मक ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसमें क्या और कौन के बारे में जानना है। क्या और कौन में ऐसे तथ्य शामिल होते हैं जिन्हें मौखिक रूप से कहा जा सकता है। तो क्या और कौन ये आता है घोषणात्मक ज्ञान में। तो आप इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, मुख्यतः ज्ञान के क्या और कौन पहलुओं के बारे में जानना है। तो आज की क्लास खत्म होती है यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ। तो बने रहिए आप सभी एवरेस्ट एकेडमी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।